हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, पढ़ाई में व्यस्त हैं। एक नए उम्मीद के साथ एक नए एनर्जेटिक वे में आज इस वीडियो को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज की इस वीडियो में वेब ऑप्टिक्स में स्पेशली हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वेब ऑप्टिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है YDSC, जो एनसीईआरटी टॉपिक है और ऐसे एग्जाम में एडवांस और जेईई मेंस और नीट में क्वेश्चन बनते रहते हैं और दर्जनों एग्जाम में। इसको पहले हम लोग डिराइव करते हैं, उससे रिलेटेड जो फार्मर टर्म कंडीशन समझते हैं, फिर उससे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग के द्वारा एक्सपेरिमेंट हुआ था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग समझते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं तो उसी से रिलेटेड हम लोग समझते हैं इसका। तो डबल का मतलब इसमें डबल स्लिट होना चाहिए। ये अपना क्या है, स्क्रीन है। ये क्या है, स्क्रीन, जहाँ पे इंटरफ्रेंस होगा लाइट का, जहाँ पे लाइट का इंटरफ्रेंस होगा। तो आपको दो केस बताया था, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, कहीं अंधेरा कहीं उजाला। ओके, जैसे लाइट का कभी दुख और सुख, तो ऐसे यहाँ पे भी है, कहीं अंधेरा और कहीं उजाला हो रहा है। तो उजाले को हम लोग बोलेंगे ब्राइट फ्रिंज, और जो अंधेरा है वहाँ पे बोलेंगे डार्क फ्रिंज। टर्म यूज करेंगे फ्रिंज। ओके, अपना यहाँ पे क्या है, एक स्क्रीन में लगा दिया। अब इंटरफ्रेंस के लिए आपको टर्म कंडीशन क्या बताया था, दो सोर्स होना चाहिए, दोनों का फ्रिक्वेंसी इक्वल होना चाहिए। अब सपोज दैट मार्केट से आप लाइट लेके आए, दो बल्ब लेके आए, तो हुआ क्या, दोनों का फ्रिक्वेंसी अगर अलग हुआ तो यहाँ पे YDSC एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा। ओके, बेटर रहेगा कि आप करो एक ही बल्ब से दो सोर्स बना लो। अब बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो सर, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता है, बस आपके दिमाग में वो क्रिएटिविटी होना चाहिए। बल्ब को क्या करो, एक बल्ब रखो। देखो मैं कर रहा हूँ, ये इसको डायग्राम में भी आप देखे होगे ऐसा। ये अपना स्क्रीन है और ये आपके दो सोर्स हैं, ठीक है ना। दो मतलब सुराख है, ऐसा क्या है, सुराख, होल है ऐसा। और यहाँ पे एक मैं लैंप रख दिया। क्या रख दिया, एक लैंप। अब इस लैंप से जो रेज निकलेगा, ये सोर्स मेरे लिए, ये सोर्स है, तो यहाँ से जो सोर्स का जो लाइट निकलेगा, अब यहाँ से क्या होगा, जो आपका सुराख है उससे लाइट क्या होगा, एक यहाँ भी सोर्स की तरह काम करने लगेगा। ये S1 S2 है, ये बहुत स्मॉल इसका होल है, बहुत स्मॉल है। और इनके बीच का S1 और S2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा, D है। ओके, अब यहाँ से जब लाइट निकलेगा और इनके मिडल जो पॉइंट से जो लाइन ड्रा कर रहा हूँ, स्क्रीन और स्लिट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल D से। तो बी केयरफुल, यहाँ पे स्क्रीन है, स्क्रीन का मतलब पर्दा, जहाँ पे आपका ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज बनेगा। कहीं आपको पता होना चाहिए ना डार्क फ्रिंज कहाँ पे बनेगा, तो उसके लिए आपका क्या होना चाहिए, कुछ पैटर्न होना चाहिए ऐसा। अगर नहीं रखोगे तो कहाँ है, कितना दूर आपको मिलेगा ही नहीं। ओके, तो कुछ पाने के लिए आपको यहाँ पे कुछ दीवार ऐसा लगाना पड़ेगा, वही आप समझो पर्दा है। ओके, और यहाँ पे दो सोर्स हम लोग का बन गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इंटरफ्रेंस होगा और सेम फ्रिक्वेंसी है। तो सेम फ्रिक्वेंसी है तो टर्म कंडीशन आपको बताया था इंटरफ्रेंस का। अब यहाँ से जो लाइट निकला, वो दो लाइट ऐसे निकलेंगे और दोनों लाइट जाके कहीं इंटरफ्रेंस करेंगे। बोलो यस या नो। अगर यस, तो अब इसको हम लोग डेरिवेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। कैपिटल D किसके बीच का डिस्टेंस है बेटा, कैपिटल D, बी केयरफुल, स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस। ओके, स्मॉल d किसके बीच का डिस्टेंस है, स्मॉल d दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कैपिटल D क्या है, कैपिटल D है बेटा डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड किसके बीच का बेटा, स्क्रीन के बीच का। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, कैपिटल D से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। स्मॉल d क्या है उसको भी लिख लेते हैं। तो स्मॉल d है भैया डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, जो स्लिट है आपके उनके बीच का डिस्टेंस है। ओके, और जो लाइट है इसका वेवलेंथ कुछ लैम्डा होगा। ओके, क्या अभी जितना मैं बोला, जितना आपको एक्सप्लेन किया, क्या समझ में आया कि नहीं। जब समझ में आ गया, बस अब इसका डेरिवेशन हम लोग करते हैं। डेरिवेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो डेरिवेशन का आपका कमजोरी पकड़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, मैकेनिक्स पढ़ना है कि डेरिवेशन में हो क्या रहा है, और थोड़ा सा मैथमेटिकली स्ट्रांग है, मान लो मैथ की स्टूडेंट है तो चलो चल जाएगा, बायो की स्टूडेंट है तो बी केयरफुल, आपको मैथमेटिकली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, और कुछ है ही नहीं। फिजिक्स समझ लो 50% मैथ ही है। चलो अब यहाँ पे समझते हैं कैसे क्या हो रहा है।
तो यहाँ से जो इसका सेंट्रल, ये कौन सा लाइन है, सेंट्रल लाइन है, मतलब ये कह सकते हो जो स्लिट के बीच का डिस्टेंस का बाइसेक्टर है, ठीक है ना। तो ये सेंट्रल पॉइंट है, ऐसा समझ लो, सी से मतलब सेंट्रल पॉइंट। तो ये जो आपका सेंट्रल है उससे जो एंगल ये बना रहा है वो कितना है, थीटा बना रहा है। बी केयरफुल, ये थीटा, थीटा समझ में आ गया किसके बीच का एंगल है, जो यहाँ पे इंटरफ्रेंस हुआ इसका मिडिल स्लिट के बीच S1 S2 के बीच का जो मिडिल पॉइंट है उससे जहाँ पे इंटरफ्रेंस है वहाँ से वो एंगल बना रहा है थीटा। ओके, अब समझना ध्यान से। आपको क्या बताया, आपको ये बताया वेब ऑप्टिक्स में यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस। ओके, तो जनरली क्वेश्चन में एक आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, कहीं क्वेश्चन ना समझ में आया, तामझाम हो रहा है, तो जनरली हर क्वेश्चन में, ऑलमोस्ट क्वेश्चन में क्या होता है कि पाथ डिफरेंस निकालने का कोशिश किया हो। किसका डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस आपको बताया हूँ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता है। तो यहीं पे पाथ डिफरेंस अगर डार्क निकाल रहे हो डार्क इक्वल कर देना है, अगर ब्राइट निकाल रहे हो ब्राइट के इक्वल, बस यही करना है आपको। तो चलो यही करते हैं अब इसमें। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए मैं क्या किया, इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। इस लाइन पे जो S2 से जो लाइन दिख रहा उस पर मैं क्या कर दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। ए लट कर लिया, पॉइंट P है और ये C पॉइंट है। ओके, जैसे लाइट सपोज है एक इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है S1P और ये कितना कवर कर रहा है S2P। ओके, तो इनके बीच का जो डिफरेंस ही होगा वो क्या होगा, पाथ डिफरेंस होगा। तो अब यही मेरा क्या है, यही एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस हुआ होगा, यही अपना पाथ डिफरेंस हुआ होगा। ओके, जैसे सपोज है दो लाइट यहाँ से गई है ऐसे ही, ठीक है ना। तो पाथ डिफरेंस निकालना है तो आप ट्राई करो कि एक लाइट से दूसरे लाइट पे क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रा करो, तो ये अपने लिए क्या होगा, पाथ डिफरेंस होगा। तो वही मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा किया हूँ, ठीक है ना। S1 से मैं S2 और P लाइन पे जो है परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। तो एक्स्ट्रा जो ये कवर किया इसी को लेट कर लिया क्या है, डेल एक्स। इसी को क्या लेट कर लिया, डेल एक्स। क्या इतना कंसीडर कर सकता हूँ कि नहीं। पाथ डिफरेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट किए थे बेटा, डेल एक्स से। ओके, अच्छा अब ये हो गया। अच्छा अब यहाँ पे लेट कर लिया कि y डिस्टेंस पे आपका क्या बन रहा है, फ्रिंज का इंटरफ्रेंस हुआ। y डिस्टेंस पर जाके लाइट जाके इंटरफ्रेंस हो रहा है। अब जो इंटरफ्रेंस होगा ब्राइट भी हो सकता है और डार्क भी हो सकता है। तो दोनों के लिए हम लोग डेरिवेशन करते हैं। तो हम लोग का मकसद क्या है बेटा, यहाँ पे पाथ डिफरेंस निकालने के लिए। ओके, तो पहले क्या करते हैं, पाथ डिफरेंस निकालते हैं और दो कंडीशन के लिए होल्ड करा सकते हैं, एक बार डार्क के लिए एक बार ब्राइट के लिए, बस यही करना है आपको। अब पाथ डिफरेंस ज्योमेट्री से निकालते हैं, तो ज्योमेट्री के लिए आपका मैथ यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अब समझना ध्यान से, अगर ये थीटा एंगल बना रहा और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो ए भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ध्यान से समझना, ए भी एंगल थीटा हो जाएगा। बिकॉज जो लाइन S1P है S2P है, दोनों लाइन ऐसे समझो कि बहुत क्लोज में है। जब बहुत क्लोज में होंगे तो दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो अगर इससे थीटा बना रहा है तो ये सब हॉरिजॉन्टल से जो भी एंगल बनाएंगे वो क्या होगा, थीटा होगा। ओके, सो ए वाला जो लाइन था थीटा हॉरिजॉन्टल से बनाया, तो और जो मैं परपेंडिकुलर ड्रा किया हूँ तो यहाँ से जो एंगल बना वो थीटा बना। एक बार चेक करना ज्योमेट्री से ऐसा है कि नहीं, अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स कर सकते हो। ओके, चलो अब पाथ डिफरेंस निकालना है मुझे। तो ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, थोड़ा ध्यान से आप देखो, तो क्या आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। ये मेरे लिए हाइपोटेनियस हो गया परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में कौन सा रिलेशन बेटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर में अपना पाथ डिफरेंस है, हाइपोटेनियस में डी। क्या इतना क्लियर है। तो यहाँ से जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किए बेटा तो क्या मिल गया, डी साइन थीटा। डी साइन थीटा, एक तो रिजल्ट ये मिल गया। कहीं क्वेश्चन ऐसे पूछा कि डी का वैल्यू इतना है और एंगल इतना बना रहा है, पाथ डिफरेंस क्या होगा, तो क्या यहाँ से आप निकाल लोगे। तो एक तो रिजल्ट आपका ये मिल गया। अब मैं आपको क्या बोला बेटा कि इस सिचुएशन में जो S1 S2 है बहुत क्लोज है, वो माइक्रो में डिस्टेंस है, एंगस्ट्रॉम में डिस्टेंस है। तो आप बोल सकते हो दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, क्लोज में है। तो ऐसे सिचुएशन में एंगल बहुत स्मॉल हो गया। और एंगल जब बहुत स्मॉल हो गया तो आप यहाँ से लिख सकते हो थीटा वेरी स्मॉल, थीटा बहुत स्मॉल है। तो उस केस में साइन थीटा पढ़े होगे टेन थीटा के भी इक्वल हो जाता है। क्या ऐसा हो जाता है, बस वही आपको करना है। यहाँ से मैं क्या किया, साइन थीटा टेन थीटा के इक्वल लिख दिया। तो देखो क्या हुआ, मैं इसको साइड में आपको लिखना है ये वाला। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डी टेन थीटा, क्या ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये ज्योमेट्री से मैं लिख दिया, ये प्रॉपर्टी मुझे मालूम है। अब देखो को जो बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा बड़ा वाला ट्रायंगल, जो बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है ऐसा समझना ध्यान से, जो डॉटेड लाइन ड्रा किया था हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है वो क्या है, थीटा है। क्लियर है इतना। और वाई डिस्टेंस अपना ए है।
तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से लिख सकते हो डी टेन थीटा परपेंडिकुलर अपना क्या होता है, परपेंडिकुलर अपना बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर है वाई और बेस है अपना कैपिटल डी, क्या ऐसा लिख सकते हो। सो अब यहाँ से हम लोग का रिजल्ट के धीरे धीरे क्लोज में आ रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे रिजल्ट के क्लोज में आ रहे हैं, जो मेरा मकसद है उसी को निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर अच्छा ये तो रिजल्ट आ चुका है हम लोग का क्या, कि डेल एक्स इक्वल टू आ चुका है डी वाई अपान में कैपिटल डी, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ओके, अब यहीं से हम लोग दो केस लिखेंगे। कौन कौन सा केस बेटा, एक ब्राइट फ्रिंज और एक डार्क फ्रिंज, दो ही केस लेना है, या इसी को आप दूसरे टर्म में बोल सकते हो। डार्क फ्रिंज को हम लोग बोल रहे हैं डिस्ट्रक्टिव और ब्राइट फ्रिंज को क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव। तो उसी केस में लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अब मैं लिख रहा हूँ इसके आगे ये जनरल फार्मूला हो गया फॉर ब्राइट फ्रिंज। किसके लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए बेटा। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए, ब्राइट फ्रिंज का मतलब कंस्ट्रक्टिव, वहाँ पे आपको ब्राइट दिखाई देगा। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए आप पाथ डिफरेंस पढ़ चुके हो कितना होता है। ब्राइट फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है बेटा वो एन लेमडा होता है। क्या होता है, एन लेमडा। बस इसी एन लेमडा रख देते हैं, तो एन लेमडा हो गया। सही है, क्या था, एन लेमडा था। क्लियर है इतना, ये आप चेक करो। प्रीवियस लेक्चर में जो कवर कराया गया था पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, ये सब मैं बोला था, वही देखो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। ओके, सो डी स्मॉल डी और वाई लेट का लिया, वाई एन डिस्टेंस पर क्या है, वाई एन डिस्टेंस पे ब्राइट फ्रिंज बना, वाई एन डिस्टेंस पे ब्राइट फ्रिंज बना। इसको फार्मूला नहीं है। अब यहाँ से क्लास जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, वाई एन स्मॉल एन लैम्डा कैपिटल डी अपान में क्या मिल रहा है, स्मॉल डी। क्या मिल रहा है बेटा, स्मॉल डी। चलो अब यहाँ से चेक करते हैं, एन क्या, यहाँ से वाई एन डिस्टेंस पे क्या बन रहा है बेटा, ब्राइट फ्रिंज बन रहा है। क्या बन रहा है, ब्राइट फ्रिंज। यहाँ पे कौन सा फ्रिंज है बेटा, ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। तो सेंटर से वाई एन डिस्टेंस पे कौन सा फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज। अब क्वेश्चन कैसे आया, बोल दिया 6 ब्राइट फ्रिंज, वेवलेंथ इतना दे दिया, इन सब का डिस्टेंस दे दिया, तो क्या डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। तो ये क्या है, ब्राइट फ्रिंज। डिस्टेंस कहाँ से है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर से, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब एंथ ब्राइट फ्रिंज, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ चुका है बेटा। अब इस टाइप का क्वेश्चन कहीं एग्जाम में आया तो इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास रिजल्ट आ चुका है और कैसे आया ये आपको समझना ज़रूरी है। अब एग्जाम में आपको बैठना है तो इतना तामझाम नहीं करना है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे टारगेट करना है, फॉर्मूले पे टारगेट करना है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई ब्राइट फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज उसका वेवलेंथ इतना दिया है, कैपिटल डी का वैल्यू इतना दिया है, स्लिट के डिस्टेंस इतना दिया है, तो आपसे पूछ रहा है 7th ब्राइट फ्रिंज सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा, तो एन का वैल्यू 7 रख के यहाँ से निकाल सकते हो। क्या इतना क्लियर हुआ कि नहीं। अब बेटा इसी के सिमिलर हम लोग किसके लिए बात करेंगे, डार्क फ्रिंज के लिए बात करेंगे। तो अभी जो जनरल फार्मूला था ये आप याद रखना, डेल एक्स इक्वल टू क्या लिखा था, चेक करो डेल एक्स का वैल्यू कितना आया था। डेल एक्स अपना पार्ट डिफरेंस जो था वो कितना था, डी इंटू वाई अपान में डी, ये जनरल फार्मूला था। अब हम लोग इसी में सबका वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है ना। ब्राइट के लिए हम लोग रिजल्ट लिख चुके हैं, वाई क्या है अपना, सेंटर से डिस्टेंस है, जिसके लिए पूछेगा उसके लिए वाई होगा। अगर ब्राइट के लिए पूछ रहा है ब्राइट और डार्क के लिए डार्क। तो अगर बोला जाए फॉर द डार्क फ्रिंज, अगर डार्क फ्रिंज बोल रहा है इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब डार्क फ्रिंज के बारे में वो बोल रहा है, इसका मतलब आपसे बोल रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। ओके, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए पार्ट डिफरेंस आप पढ़े हो क्या होता है, चेक करो, n -1/2 लैम्डा। क्या इतना होता है कि नहीं, माइनस में बताया था, माइनस में n का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब यही सॉल्व कर देते हैं, डी वाई n लेट कर लिया, n डिस्टेंस और कैपिटल डी, तो वाई एन का वैल्यू कितना हो गया बेटा, n -1, और यहाँ पे मिल जाएगा लैम्डा कैपिटल डी अपान में स्मॉल डी। तो ये अपना दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ चुका है, किसके लिए है बेटा, फॉर डार्क फ्रिंज के लिए, डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस ऑफ डार्क फ्रिंज लिख सकते हो, डिस्टेंस ऑफ डार्क फ्रिंज।
डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस कहाँ से हर ले रहे हैं, सेंटर से ले रहे हैं, ऑलवेज कहाँ से ले रहे हैं, सेंटर से। ओके, सो 2 रिजल्ट आ चुका है। अब इसी पे अगर क्वेश्चन बोलेगा डार्क और ब्राइट फ्रिंज के लिए तो नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा, उस पर आप डील कर सकते हो बिकॉज ये फॉर्मूले बेस पे। ओके, तो इतना तो आपको मालूम है, ठीक है ना, इतना तो आपको मालूम है। अच्छा, आप ध्यान देना, कहीं आपसे पूछ दे कि टोटल फ्रिंज कितने बन रहे हैं, टोटल फ्रिंज कितने बन रहे हैं। अगर पूछा जाए टोटल फ्रिंज कितना बनेगा तो ऊपर ही फ्रिंज नहीं बनता बेटा, नीचे भी बनता, और जो फ्रिंज बनते हैं अल्टरनेट पे बनते हैं। फ्रिंज का मतलब समझ रहे हो, कलर का पैटर्न, ठीक है ना, ओ आपके जो ब्राइट और डार्क फ्रिंज का पैटर्न, जैसे पट्टी की तरह, ठीक है ना, जैसे ईंट पे ईंट रखा है ऐसे कलर आपको दिखाई देगा, ब्राइट फ्रिंज फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, अल्टरनेट पे ऐसे चलता रहता है, ठीक है ना। तो वही आपसे मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, इधर कितने आपके फ्रिंज बने, एन, बी केयरफुल, नीचे भी एन ही आपके फ्रिंज बनेगी, ऊपर जितना बनेगा उतना ही नीचे बना, क्योंकि सिमेट्रिक है। ओके, उतने जैसे 10 सेंटीमीटर पे आपका आ गया सपोज ब्राइट फ्रिंज, 10 सेंटीमीटर नीचे भी आपको मिलेगा ब्राइट फ्रिंज। ओके, सो एन ऊपर था, एन ऊपर, तो टोटल फ्रिंज कितना हुआ 2n, और एक सेंट्रल वाला भी तो है, सेंटर मैक्सिमम। तो टोटल अगर पूछा जाए ब्राइट फ्रिंज तो आप बताओगे 2n + 1, बी केयरफुल। आप ज्योमेट्री से ऐसे विजुलाइज कर लो ना, ज्योमेट्री से, अगर ब्राइट ऊपर बना तो n नीचे भी बनेगा, और एक ब्राइट क्या है, सेंटर भी है। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए, तो बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछ देता है। तो एक की पॉइंट आप लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो बेटा क्या लिखोगे आप, ब्राइट फ्रिंज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2n, n ऊपर n नीचे, कितना हो गया 2n, और एक सेंट्रल बन गया, तो ये बन गया आपका ब्राइट फ्रिंज। ओके, अगर आपसे पूछा जाए डार्क फ्रिंज कितना होगा, डार्क फ्रिंज, टोटल डार्क फ्रिंज, तो ये सब आपको की पॉइंट मालूम होना चाहिए। टोटल डार्क फ्रिंज, क्या मैं बोल रहा हूँ, टोटल डार्क फ्रिंज बेटा। तो डार्क फ्रिंज आपको मैं बोला जितने आपके ब्राइट फ्रिंज बनते हैं उतने ही डार्क फ्रिंज बनते हैं। तो एन आपके ब्राइट फ्रिंज ऊपर बना, एन नीचे बना, तो इसका मतलब एन डार्क ऊपर बना, एन डार्क नीचे बना, और सेंट्रल वाला तो क्या था, ब्राइट फ्रिंज था। तो ऐसे केस में क्या बोलोगे 2n। क्या इस बात से आप एग्री हो कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। बिकॉज आप करते गए, कई क्वेश्चन में ऐसा पूछ दिया, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, एक ही स्टूडेंट ठीक है पूछ ही रहा था, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रिंज सर ऊपर ही तो होगा, नहीं नीचे भी होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। सो अभी बेटा हम लोग क्या डिस्कस किए हैं कि ब्राइट फ्रिंज जो डार्क फ्रिंज बन रहा है वो सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है। अब कहीं कहीं क्वेश्चन आपका कॉन्साइड वाला क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा फ्रिंज कहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, तो उसके लिए टर्म कंडीशन आपको बता दे रहा हूँ, उसे याद रखे रहना, कहीं क्वेश्चन आ रहा है उसी बेस पे आपको सॉल्व करना है, फॉर्मूले बेस पे। तो कहीं ऐसे पूछ रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ फ्रिंज टू ओवरलैप टू कॉन्साइड, लिख सकते हो टू कॉन्साइड या ओवरलैप, ठीक है ना। कहीं बोल रहा है कि कौन से फ्रिंज कॉन्साइड कर रहा है, कौन सा डार्क फ्रिंज कॉन्साइड कर रहा है डार्क से, कौन सा ब्राइट फ्रिंज ब्राइट से कॉन्साइड कर रहा है, इस टाइप के कहीं क्वेश्चन आए तो कैसे डील करना है, ठीक है ना। अच्छा, कॉन्साइड का मतलब ये हुआ, थोड़ा समझना है आपको, जैसे 2 लाइट मैं दे दिया, एक ब्लू दे दिया, एक येलो दे दिया, ठीक है ना। तो येलो का आप देखोगे ब्राइट फ्रिंज मान लो कि अलग डिस्टेंस पे आएगा, क्योंकि दोनों का वेवलेंथ अलग अलग है। ओके, तो अलग अलग आएगा, कोई एक ऐसा आपको डिस्टेंस मिलेगा जिसपे क्या होगा, दोनों ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड कर जाएगा। इसका मतलब कोइंसाइड करने का मतलब क्या बता रहे हो आप, कोइंसाइड करने का मतलब मान लो कि ग्रीन आप यूज करें तो यहाँ पे आ गया, येलो आप यूज कर रहे हो तो कहीं आके कोई एक कोइंसाइड कर दिया, इसका मतलब दोनों के लिए y का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो y का फार्मूला हम लोग सेंटर से डिस्टेंस पढ़ चुके हैं, बस उसी में वैल्यू पुट कर देना। ओके, सो अगर मैं पूछूँ 2 केस बनेगा इसका, कौन कौन सा, एक डार्क के लिए एक ब्राइट के लिए, तो इसमें 2 केस होगा फॉर द ब्राइट फ्रिंज। अगर ब्राइट आपके फ्रिंज कॉन्साइड कर रहे हैं तो उस केस में टर्म कंडीशन क्या होगा, तो ब्राइट फ्रिंज अगर कॉन्साइड कर रहा है तो yn का फार्मूला आप पढ़ा था, yn क्या था, n लैम्डा इंटू कैपिटल D अपान में स्मॉल d। ओके, अच्छा कैपिटल D स्मॉल d तो वेरी करेगा नहीं। ओके, स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस वही रहेगा। अच्छा, स्लिट का जो सेपरेशन है वही रहेगा, इसका मतलब n और लैम्डा क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि वेवलेंथ अलग अलग लाइट हो सकता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ जो नंबर ऑफ फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज के लिए बात कर रहा हूँ, n2 उसका वेवलेंथ, और दूसरा आपसे पूछा n2 और लैम्डा 2, इन सब का मल्टीपल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या इतना बात से क्लियर हो कि नहीं, इस बात से क्लियर है, कोई डाउट इसमें। मैं बोला कि पहला जो वेवलेंथ है उसका लैम्डा 1 है, और पहला जो
जो वेवलेंथ कोइंसाइड जहाँ पे किया वो N1 पे कोइंसाइड किया, और N2 है दूसरा जो लाइट आपको दिया है, दूसरा जो कलर दिया है वो कहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, उन्हें दोनों के लिए केस है। तो क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि इतना इसका वेवलेंथ है और इसका इतना वेवलेंथ है, अगर इसका 8th वाला कोइंसाइड कर रहा है तो इसका नेक्स्ट n का वैल्यू क्या होगा, सो दैट कि वो कोइंसाइड कर जाए, दोनों को क्या कर देना, इक्वल कर देना। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ओके, अभी इस पे क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पे जैसे N2 अपन N1 का वैल्यू निकालते हैं, उस रेशियो में हम लोग मैच कराते हैं, उस रेशियो में मैच कराते हैं। जैसे सपोज दैट वेवलेंथ तो आपको दिया रहेगा, वेवलेंथ तो आपको दिया रहेगा। सपोज दैट N1 अपन N2 का वैल्यू आ गया, मान लो 5/6, क्या आ गया 5/6। ओके, जनरली आपको क्या दिया रहता है, वेवलेंथ दिया रहता है। तो अगर 5/6 आ गया तो आपको 4 ऑप्शन भी दिया। सपोज दैट कि बोल दिया 10th जो है ब्राइट फ्रिंज, 10th जो ब्राइट फ्रिंज है किसका, वेवलेंथ 1 का, और बोल दिया 12th जो ब्राइट फ्रिंज है किसका, लैम्डा 2 का, दोनों कोइंसाइड कर रहा है, ऐसा पहला ऑप्शन दिया। ऐसे बहुत ऑप्शन बना सकते हैं, पहले ऑप्शन में ऐसा दिया है। सेकेंड ऑप्शन में बोल दिया कि 12th जो पहले का है और 10th जो सेकेंड वाले का है, इन दोनों का इतना फ्रिंज क्या होगा, कोइंसाइड करेगा। बोल दिया पहले वाले का 6, दूसरे वाले का 8th फ्रिंज क्या होगा, कोइंसाइड करेगा। तो आप चेक करो, इसका रेशियो आपको क्या लेना है, 5/6, इसका रेशियो लाना है 5/6। तो अगर आप चेक करोगे, ये N1 अपन N2 का ही तो वैल्यू दिया, ये अपने आप में क्या है, N1 और N2। अगर N1 N2 का वैल्यू मैं रखूँ, अगर N1 N2 का वैल्यू रख रहा हूँ तो क्या आएगा, 10/12 यही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या आएगा, 5/6 आ रहा है, इसका मतलब ये मैच कर गया। सही है। तो ऐसे देखना, बहुत दर्जनों एग्जाम में दर्जनों क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं, तो उसको आप डील करना है। एक आपको कल से बता दिया हूँ। ओके, क्लियर है इतना। अच्छा, अब बेटा दूसरा केस बचा, कौन सा, डार्क फ्रिंज। फॉर डार्क फ्रिंज अगर कोइंसाइड कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, डार्क फ्रिंज। अगर डार्क फ्रिंज का बात किया जाए, जब कोइंसाइड करेगा तो क्या बनेगा, वही आपको समझना है। ओके, तो डार्क फ्रिंज के लिए फार्मूला आप पढ़ चुके थे, उसमें क्या था, डार्क फ्रिंज के y पढ़े थे n-1/2 इंटू लैम्डा कैपिटल डी अपान में स्मॉल डी। तो ये सब तो कांस्टेंट ही रहेगा, कैपिटल डी स्मॉल डी कांस्टेंट है, तो वही क्या कर रहा है, n और लैम्डा। तो इसी का पहला लिखो, तो क्या लिखोगे, n1-1/2 इंटू इसका वेवलेंथ इक्वल टू क्या लिखोगे, n2-1/2 इंटू लैम्डा 2। बोलो ऐसा लिख सकते हो कि नहीं। और मैं कुछ अलग से फार्मूला या डेरिवेशन कहीं अलग से मैकेनिज्म नहीं इन्वॉल्व कर रहा हूँ, जो आपको फार्मूला बताया उसी से मैं लिया। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जहाँ कोइंसाइड कर रहा है इसका मतलब y का वैल्यू क्या हो गया, दोनों के लिए सेम हो गया। तो दो केस आपको बता दिया, कहीं ब्राइट के लिए अगर कोइंसाइड कर रहा है तो ऐसे यूज करना है, कहीं डार्क के लिए यूज किया है करना है, कोइंसाइड कर रहा है तो उस केस में क्या होना चाहिए। ओके, अच्छा, अब तीसरा केस एक और भी बन सकता है। क्या बन सकता है, बोल देगा कौन सा डार्क फ्रिंज कौन से ब्राइट फ्रिंज से कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब डार्क और ब्राइट को दोनों इक्वल करना है। तो थर्ड केस में एक और लिख सकते हो, थर्ड केस में क्या लिख सकते हैं हम लोग, डार्क और ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो ऐसा लिख दो, डार्क फ्रिंज कोइंसाइड टू ब्राइट फ्रिंज। ओके, ब्राइट फ्रिंज। अगर डार्क और ब्राइट क्या हो रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, तो सिमिलर है, जो बोल रहा है वही करना है आपको। डार्क के लिए फार्मूला यूज कर लो, n1-1/2 इंटू क्या लिखेंगे, इसका वेवलेंथ पहले वाले को हो गया, और दूसरे वाले का ब्राइट क्या लिखोगे, ब्राइट का फार्मूला क्या था, n2, इसका वेवलेंथ दिस, यही तो होता है, n होता है उसमें, इसमें n-1/2 आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखना, बहुत ऐसे मोस्टली एग्जाम में आते रहते हैं क्वेश्चन। एक आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, बस इसी पे आप स्टिक रहना, और कहीं क्वेश्चन ट्विस्ट किया तो गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ इसी के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। और इतने टफ नहीं बनाते हैं, जो बनाने होंगे सब मैं बताऊंगा उसी में, और उनके बस के बाहर भी है। ओके, सो 2-3 केस बता दिया, ब्राइट जब कोइंसाइड करेगा, डार्क कोइंसाइड करेगा, या तीसरा केस क्या बनता है, डार्क और ब्राइट जब फ्रिंज कोइंसाइड करेगा, तो उस केस में n1 n2 का वैल्यू क्या होगा, या कुछ भी अब इसमें पूछ सकता है। वो डिपेंड कर रहा है कि क्वेश्चन क्या बना है, कैसे ऑप्शन दिए हैं। एक आपको हिंट मैं दे दिया था कि n1 n2 का जो रेशियो वाला। ओके, सो बेटा हम लोग अभी डिस्कस कर लिए हैं कि कौन सा फ्रिंज कोइंसाइड कर रहा है, और ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज सेंटर से कितने डिस्टेंस पे आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज, तामझाम ये सब क्लियर हो गया। अब रही बात, जो डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज बन रहा है उसका थिकनेस भी तो होगा कुछ, जैसे ईंट का थिकनेस होता है, जैसे मार्कर का थिकनेस है, तो ऐसे उस कलर का भी थिकनेस होगा। ब्राइट फ्रिंज डार्क का होगा, तो वही हम लोग निकालने जा रहे हैं। बी केयरफुल, यहाँ पे अब हम लोग
लीनियर विड्थ पढ़ने वाले हैं या उसी को फ्रिंज विड्थ भी बोलते हैं, एक एंगुलर फ्रिंज विड्थ होता है। तो दो केस, एक एंगल से रिलेटेड, एक उसका थिकनेस से रिलेटेड, लीनियर में बात चल रहा है। तो पहला मैं पॉइंट लिख रहा हूँ लीनियर विड्थ, ओके। या तो ऐसा आप लिख लो, फ्रिंज विड्थ में जो आएगा, फ्रिंज विड्थ में आएगा दो केस होता है, एक एंगुलर विड्थ आता है, एक एंगुलर विड्थ होगा, और दूसरा क्या होगा बेटा, लीनियर विड्थ। कौन सा विड्थ? लीनियर विड्थ। तो इसी को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। पहले लीनियर विड्थ को मैं कवर करने जा रहा हूँ, उसका आपको सेंस बता दिया। अभी डेरिवेशन में लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो डायग्राम इसका बनाते हैं, डायग्राम से ही क्लियरिटी आएगा कुछ। सो यहाँ पे अपना सोर्स है S1 और S2 है, इतना तो क्लियर ही है। इनके बीच का जो सेपरेशन था वो स्मॉल d था, और कैपिटल D स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, यही था। क्या हो गया? सो अब हुआ क्या, यहाँ पे जाके सपोज दैट, अच्छा बी केयरफुल, यहाँ पे आपको पहले ही ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो आपका डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज बनेगा वो अल्टरनेट में बनेगा, ओके। सो फ्रिंज बिट्स अब कैसे निकाला जाए, समझना ध्यान से। फ्रिंज बिट्स जो डार्क और ब्राइट का आएगा दोनों का सेम आता है। अब डेरिवेशन करके देख सकते हो, ये डार्क हुआ, ये ब्राइट हुआ, सही है। तो मैं क्या किया, और फिर आएगा डार्क, ऐसे आएगा। तो मैं निकाल लिया, ब्राइट निकाल लिया और डार्क, ठीक है। ऐसे ही अल्टरनेट पे आएगा। इसका थिकनेस निकालना है, तो ये मान लो कि 6 पोजीशन पे है, तो 7th वाला होगा, ऐसे ही तो होगा। तो 7th का निकालो, 7th का मतलब n+1 पे ब्राइट फ्रिंज निकालो, और एक इससे कम मतलब n पे निकालो, और दोनों का डिफरेंस कर दो, वही तो थिकनेस की इक्वल होगा। क्लियर है? वही वाला कंसेप्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, ओके। तो देखो हुआ क्या है, यहाँ पर जाके कहीं इसका विड्थ बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, थोड़ा इसका विड्थ बनेगा, वही आपको बताना। तो थोड़ा डायग्राम थोड़ा बता दे रहा हूँ इसका। ये तो आपका स्क्रीन हो गया, ये तो अपना स्क्रीन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे ऐसे आपके अल्टरनेट पे ऐसे बन रहे होंगे, ऐसा कुछ बनेगा, ओके। ऐसे ऐसे आपको हिंट दे दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे बनेगी आपकी, ठीक है। सो ये अपना क्या होगा, ब्राइट, फिर डार्क आएगा, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ये अल्टरनेट पे ऐसा बनेगा। बोले ऐसे या नो? सो मैं क्या किया, देखो लेट कर लिया कि यहाँ से yn डिस्टेंस पर, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, yn डिस्टेंस पे एक ब्राइट फ्रिंज है। क्या है? ब्राइट फ्रिंज। सो एक और बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा, इस पे आ जाओगे आप, इसी पे तो आ जाओगे एक बढ़ाने पर। एक बढ़ाने का मतलब क्या होगा, नेक्स्ट आप नेक्स्ट फ्रिंज पे आ रहे हो, नेक्स्ट फ्रिंज पे आ रहे हो। तो ये मान लिया मैं 6 है, तो ये वाला क्या होगा 7। अगर ये n है तो ये क्या होगा, n+1 हो जाएगा, yn+1। अच्छा इसी का अगर डिफरेंस कर दोगे तो क्या आपको यही तो फ्रिंज विड्थ मिल जाएगा? चेक करो यही मिलेगा कि नहीं, फ्रिंज विड्थ। तो इसी फ्रिंज विड्थ को हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इतना विजुलाइज हुआ कि नहीं आपको? चेक करो। फ्रिंज विड्थ में बड़ा सिंपल है, सेंटर से जो आप निकाल रहे हो डिस्टेंस ब्राइट का, उसके दो कंजुगेटिव ब्राइट के बीच के क्या है सेपरेशन निकाल लो, वही आपका क्या होगा, फ्रिंज विड्थ होगा, ओके। तो वही मैं यूज कर रहा हूँ। तो फ्रिंज विड्थ क्या लिखोगे बेटा, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज जो विड्थ आएगा वो कितना आएगा बेटा, लिख सकते हो बीटा इक्वल टू yn माइनस क्या लिखोगे, yn+1, ओके। नहीं, एक +1 वाला यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक n, ठीक है ना। एक जस्ट ऊपर वाला और एक उसके नीचे वाला, जैसे 6, 7, 10, 11 दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही क्या आएगा रिजल्ट, ठीक है ना। तो रखते हैं ब्राइट फ्रिंज के लिए बात किया जा रहा है, किसके लिए, ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज अब चेक करना है, ठीक है ना, n पे डिपेंड ही नहीं करेगा वो, ठीक है ना। ब्राइट फ्रिंज डार्क के लिए दोनों का रिजल्ट सेम आता है, अब डिराइव करके देख लेना, ठीक है ना। तो अभी रिजल्ट जनरली मैं लिख रहा हूँ फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए लिख लो, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे फार्मूला, n के प्लेस पे क्या है, बी केयरफुल, n+1 क्या है बेटा, n+1 इंटू लैम्डा इंटू स्मॉल डी। क्या इस बात से एग्री हो कि नहीं? माइनस क्या लिखोगे अब nth, तो n हो जाएगा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये तो चेंज होगा नहीं। अब जैसे ही ब्रैकेट ऑफ करोगे, तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट, तो आपको मिला क्या बेटा, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ चुका है, ये अपना आ चुका है भैया, क्या आ चुका है, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ को मैं बीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो फ्रिंज विड्थ है, यहाँ पे डिपेंड नहीं करेगा कि 8th फ्रिंज है कि 7th फ्रिंज है, हर फ्रिंज विड्थ का विड्थ क्या होगा, सेम होगा। और डार्क के लिए भी आप निकालना, सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ जो फ्रिंज विड्थ आया किसके लिए, डार्क के लिए,
और जो आएगा ब्राइट के लिए वो दोनों क्या होगा बेटा, सेम होगा। ओके, सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और फ्रिंज विड्थ ये डिपेंड नहीं करेगा आपका 7th है या 8th है, सबका फ्रिंज विड्थ क्या होता है, सबका सेम होगा। ओके, यहाँ का जो 10 है तो यहाँ भी 10 सबका क्या होगा, सिमिलर होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ चुका है। लैम्डा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी फ्रिंज विड्थ है। ओके, क्या है, फ्रिंज विड्थ। ओके, अच्छा कहीं क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया कि इस पूरे सेटअप को मैं किसी मीडियम में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ओके, अगर मान लो एयर में पूरे सेटअप का फ्रिंज विड्थ बीटा है, तो मीडियम में डाले में जैसे पूरे सेटअप को लिक्विड में मैं इमर्ज कर दिया, तो उस केस में फ्रिंज विड्थ क्या होगा, तो फ्रिंज विड्थ क्या होगा, क्या चेंजेज होता है, मीडियम चेंज होने की वजह से क्या चेंज हो, फ्रिंज फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होता, वेवलेंथ आपका चेंज हो जाता है। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई म्यू हो जाएगा। तो उस फार्मूले में रखना लैम्डा बाई, मतलब लैम्डा बाई म्यू हो जाएगा। मतलब पहले का अगर फ्रिंज विड्थ बीटा है तो लिक्विड में डालने पे क्या होगा, बीटा बाई म्यू हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे याद रखे रहना। ठीक है, क्या याद करना है आपको, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। अगर मान लो एयर में पूरा सेटअप है, एयर के लिए बात किया जा रहा है, तो उसके लिए फ्रिंज विड्थ का फार्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा अपान में क्या है, स्मॉल डी। क्या यही है फार्मूला। ओके, अब समझना ध्यान से। अब मैं मीडियम में डाल रहा हूँ, किस में डाल रहा हूँ बेटा, मीडियम में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। तो अब क्या होगा चेंज, इसमें वेवलेंथ चेंज हो जाता है। वेवलेंथ क्या हो जाता है, ऐसा समझो, वेवलेंथ इसका जो हो जाएगा वो लैम्डा बाई क्या हो जाएगा, म्यू। इसे याद रखना। और कैसे आ रहा है, तो आप फार्मूला पढ़े हो, म्यू इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, यही होता है। ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आप लिख सकते हो म्यू इक्वल टू क्या होगा, सी, और वी को लिख सकता हूँ फ्रिक्वेंसी इंटू क्या, वेवलेंथ, ऐसा लिख सकता हूँ, ये फार्मूला है। ओके, अच्छा सी तो कांस्टेंट रहेगा 3 × 10⁸, और फ्रिक्वेंसी भी कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब म्यू और वेवलेंथ का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहता है। कहीं इससे भी क्वेश्चन आ जाता है आपको, तो बोल सकते हो μ1 λ1 इक्वल टू μ2 λ2। ओके, इसे याद रखना। कहीं क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि इतना वेवलेंथ है, इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने पे वेवलेंथ क्या होगा, तो इसी फार्मूले से निकाल लोगे। बस ऐसे यहाँ पे भी मैं यूज किया हूँ। देखो कैसे, एयर है तो एयर के लिए 1 लिख दिया, और एयर के लिए वेवलेंथ क्या है, लैम्डा, और इसमें निकालना है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया, और इसका वेवलेंथ λ2, तो क्या आएगा, लैम्डा बाई म्यू आ गया। वही मैं लिखा हूँ। क्लियर हुआ। तो कैसे आया वो भी जानते हैं, ये भी रिजल्ट आपको याद करना है। सो यहाँ पे जब अगर फ्रिंज विड्थ लिखोगे बीटा डैश लेट कर लिया, तो क्या होगा, लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, लैम्डा डैश अपान में क्या लिखोगे, डी। ओके, ये तो लिखोगे, और लैम्डा डैश का वैल्यू क्या है, लैम्डा कैपिटल डी अपान में म्यू। ओके, ऐसे ही होगा। अब देखो मैं अपान स्मॉल डी तो रहेगा ही, इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, ये देखो बीटा की इक्वल है, तो बीटा डैश इक्वल टू याद रखा है बीटा अपान में म्यू। तो कहीं क्वेश्चन ऐसे आ गया कि अगर एयर में फ्रिंज विड्थ इतना है, तो उस मीडियम में क्या होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो क्या ऐसा क्वेश्चन कर लोगे। तो ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है ना, देखना अभी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बने होंगे। ओके, सो बेटा आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। रिमेनिंग जो पार्ट है एंगुलर विड्थ और शिफ्टिंग ऑफ द फ्रिज, लॉट ऑफ द क्वेश्चन, ताम झाम सब क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में लेते हैं अलविराम। जय हिंद, जय भारत।